गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब रमज़ान मुबारक की अगर बात की जाए ना तो अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों को समेटते हुए इख्तिताम पजीर हो चुका है और उसके बाद हम लोगों ने ईद भी बड़े अच्छे तरीके से गुजार ली है और उसके बाद हम लोग वापस से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर चुके हैं। लेकिन देखने में अब ये आ रहा है कि जनाब रमज़ान में जो हमारी की जाने वाली तमाम इबादात है ना, जिनको हमने तवातुर के साथ एक सिलसिला उसका शुरू होता है कि हम लोगों ने तरावियाँ पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, सदका देना है, ज़कात देनी है और झूठ भी नहीं बोलना है। तो ये तमाम तर जो प्रैक्टिसेस होती है ना, ये जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, ईद हम मना लेते हैं, तो उसके बाद ये जो हमारी प्रैक्टिस है ना, ये हमारी ज़िंदगियों से निकल जाती है। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जिसको हमें अपनी ज़िंदगियों में लाजमी इख्तियार करना चाहिए, वो चाहे रमज़ान हो या ना हो। क्योंकि रमज़ान जब आता है तो हमें ये सिखाने ही आता है कि जनाब जब हमने रमज़ान के बाद अपनी ज़िंदगी गुजारनी है या बाकी के 11 महीने जो हमने गुजारने हैं वो हमने किस तरह गुजारने हैं। तो ये एक नमाज तक हम लोग ना ईद के बाद छोड़ देते हैं या रमज़ान के बाद जो एक प्रैक्टिस होती है हमारी छूट जाती है। तो हमें इन तमाम तर चीज़ों को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है ताकि हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है और जो हमारी आखिरत की ज़िंदगी है जो बाद में जाके हमें नसीब होनी है वो हमारी अच्छे तरीके से और कामयाब तरीके से गुजर जाए। तो ये प्रैक्टिसेस हमने छोटी छोटी जो है, झूठ नहीं बोलना, इबादत का हमने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, दूसरों की दिल आज़ारी नहीं करनी है। ये चीज़ जब हमें रमज़ान सिखा रहा होता है तो हमें बाकी भी अपनी जो लाइफ है या अपना जो आने वाले दिन है उनको इसी तरीके से गुजारने, क्योंकि अभी हम उस चीज़ से निकले हैं तो हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बात होगी कि जो हमने पैगाम आप तक पहुंचाना था। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और जैसे ईद के मौके पर हम सब ने ना बहुत मज़े के पकवान खाए और खूब लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए हैं उन पकवानों से। तो इसी तरह अगर बात कर ली जाए ना रमज़ान मुबारक की, तो सबने ही तली हुई अशिया, जो फ्राइड आइटम्स हैं और मीठे मशरूबात का खूब इस्तेमाल भी किया है पूरे रमज़ान में। और अब क्योंकि हम लोग नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुके हैं तो इसमें देखने में ये आ रहा है कि अक्सर लोगों का वज़न काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। बहुत से लोग ये चाहते थे कि हमारा रमज़ान में कम हो, लेकिन बहुत से लोगों की रूटीन ख़राब होने की वजह से वज़न बढ़ जाता है और ये एक ख़तरनाक बीमारी भी समझी जाती है। और वो इसलिए क्योंकि रमज़ान मुबारक में हम सहरी और इफ्तारी में खाना खाते हैं, लेकिन अब हम 3 वक्त पेट भर कर अपना खाना खाएंगे, जिससे सेहत के और भी मसाइल पैदा होने का खदशा मौजूद होता है। और मौसम ने भी इस वक्त अंगड़ाई ले लिया और गर्मी की शिद्दत में भी शदीद इजाफा हो चुका है। तो ऐसे में गर्मी और पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन का मसला भी बढ़ता जा रहा है। इस सूरत हाल में कैसे खुद को महफूज रखा जाए, अपने वजन को कंट्रोल कैसे किया जाए, कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन कौन सी आदात हैं जिनको अपनाकर हम खुद को इन तमाम मसाइल से बचा सकते हैं, ये सब जानेंगे आज की हमारी मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मारिया मौजूद हैं जो माहिर ग़िज़ायात हैं। मारिया, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मारिया आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। कैसी रही ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिजी एज यूजुअल, जैसे कि मेहमान होते हैं और इसी तरह जैसे आपने कहा खाने शाने पकते हैं और गैदरिंग्स होती हैं, वन डिश पार्टीज़ भी होती हैं। तो वो हम खाने को एसोसिएट ही कर रहे होते हैं ना ईद को, तो ये मीठी ईद है। एग्जैक्टली तो वो उसको खाने से एसोसिएट कर रहे होते हैं कि ईद आएगी तो बस खाने और आपस में मिलना जुलाना है, तो उसमें बस बिजी चली जाती है। और ये पूरा हफ्ता इसी तरह सबका गुजरना है। दूसरा हमारी जैसे मैं बता रही थी कि हम लोग ईद पे भी दस्तरखान सजते हैं, मुख्तलिफ मज़े के खाने और पकवान बनते हैं घर पे। और उससे पहले एक पूरा महीना हम लोगों ने एक रूटीन गुजारी होती है कि सहरी करनी है, इफ्तारी में हम लोग फ्राइड आइटम्स और बाकी सारी चीज़ें भी खाते हैं। अब जो हमारा टारगेट बन जाता है कि हमने वज़न कम करना है, जिन्होंने वज़न ऑलरेडी गेन कर लिया है, तो किस तरह का हमारा एक चार्ट होना चाहिए या प्लान किस तरह का होना चाहिए कि हम लोगों ने अगर वज़न कम करना है तो ये तरीके हमने अपनाने हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बताऊँगी कि रमज़ान में अक्सर लोग टारगेट करते हैं कि हम वज़न कम करेंगे। एग्जैक्टली, कि बड़ा आइडियल टाइम है। उस टाइम पे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। ओके, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बड़ा स्मार्टली ईटिंग करें, जिस तरह के हम खाते हैं सहरी और अफ्तारी में बहुत ज़्यादा ऑयली, अगर वो कंट्रोल करें तो हम आराम से वज़न रमज़ान में कम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक तो है। वो चीज़ अगर तो जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 5 to 6 kgs जो है वो
रिड्यूस किया है Okay. रमज़ान के महीने में, क्योंकि उन्होंने एक तनासुब के साथ खाया। हाँ। क्योंकि एक चीज़ आपको अल्लाह ताला की तरफ से टाइमिंग्स कंट्रोल करने को मिल रही है। जब आप अपने पोर्शन कंट्रोल करके खाओगे तो उस चीज़ को आप कर सकते हो। लेकिन जो लोगों का मिस हो गया और जिन लोगों ने बहुत खा पी लिया है रमज़ान में, उसमें सेल्फ कंट्रोल भी नहीं रखा। हालांकि रमज़ान हमें बिल्कुल एक मैसेज यही देखता है कि आपने कंट्रोल करके वहाँ पर भी खाना है। हाँ। तो उनके लिए ये है कि ज़्यादातर जो मैं अब मसाइल देख रही हूँ वो बदहज़मी के देख रही हूँ कि एकदम से आपके मैदे को, आपके स्टमक को आदत नहीं है। हाँ। तो ईद के मौके पे हम जब इतना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं एकदम से, एक बच्चों में भी वो सेल्फ सिंपैथी आती है कि हमने तो बहुत रोज़े रखे हैं, बस ईद पे हमें कोई ना रोके, तो वो उसमें उनको बदहज़मी की शिकायत हो रही है कि क्योंकि कुछ मौसम ऐसा हो गया है, कुछ आपके लोग गर्मी है तो वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो फिर उनको नौजिया और मतली, या कुछ बच्चों में मैंने और बड़ों में वॉमिटिंग्स भी देखी हैं, कि बहुत सारे मसाइल जो बदहज़मी के आ रहे हैं। तो बड़े आपको स्मार्टली एतदाल से आपको खाने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कुछ दिनों में आप वापस अपनी रूटीन में आए। एकदम से आएंगे तो जाहिर है बॉडी सिस्टम है, हाँ। उसको यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको अडाप्ट करते हो वो रूटीन जो है वापस, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उस निज़ाम को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अभी आप शुरू में मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि 2 मील्स अच्छे ले लें, आहिस्ता आहिस्ता 3 मील्स अ डे पे आप आ जाए। लेकिन फिर क्या करें कि किस तरह के मील्स खाएं, क्योंकि देखिए अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गर्मी में भी हमने गर्मी को एक तो उससे बचना है, दूसरा हमने अपना वज़न कंट्रोल करना है, तो किस तरह के फिर मील्स होने चाहिए, उसमें कितना पोर्शन प्रोटीन का, कार्ब्स का होना चाहिए हमारे? ठीक है, जब गर्मी की हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो आता है डिहाइड्रेशन का मसला। ठीक है, जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तब भी आप वज़न नहीं कम कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास गर्मी के बेशुमार मशरूबात हमारे पास हैं जो हेल्दी वे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो हमारे पास पानी है जो असल में प्यास बुझाता है, बाकी कोई ऐसा ड्रिंक नहीं है जो उतनी प्यास बुझाता हो। फिर हमारे पास सबसे अच्छा जो ड्रिंक है वो नींबू पानी का होता है। ठीक है, नींबू पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में भी लोगों ने लस्सी का इस्तेमाल किया, कच्ची लस्सी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाटी की लस्सी का, नमकीन लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी डिहाइड्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, और आपके निज़ाम हज़म के लिए जो लस्सी है वो, क्योंकि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, तो वो बहुत अच्छी है। हमें नेचुरल सोर्स ऑफ जो गुड बैक्टीरिया हमारे मैदे को चाहिए होते हैं वो लस्सी प्रोवाइड कर रही होती है। तो जो लोग वापस अब अपनी डाइट के ऊपर आ रहे हैं तो अगर वो अपनी लस्सी का इस्तेमाल रखे और हल्के फुल्के मशरूबात का इस्तेमाल रखे ताकि साथ साथ उनको हज़म भी होता रहे। बाकी जो आपने मील्स की बात की तो उसको अभी ब्रेकफास्ट को भी हम उस तरह कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जैसे ईद आती है तो सबसे पहले हलवा पूरी और निहारी पाए ये सारे, तो वो देखे ना एकदम से मैदे के ऊपर आपका बोझ पड़ गया। तो ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा लाइट रखें, जैसे हमारा आप रोटी लेना चाहते हैं सालन के साथ आप ले सकते हैं, ब्रेड लेना चाहते हैं अंडे के साथ, पॉरेज लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इसी तरह दोपहर के खाने में भी आप, मैंने जैसे कहा कि ट्वाइस 2 मील्स रखें एक दिन में, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 3 मील्स के ऊपर ग्रेजुअली आ जाएं जैसे हमारी डेली रूटीन होती है, ताकि आपका सिस्टम एक जो है वो आदी हो जाए। तो दिन में एक रोटी का हिसाब रखें कि एक रोटी लेनी है, अगर चावल बने थोड़े से चावल लेने हैं, सैलड्स का इस्तेमाल रखें ताकि वेजिटेबल्स का एक पोर्शन आ जाए। मिड मील्स में आप मिल्क शेक्स ले सकते हैं या स्मूदीज बनाकर ले सकते हैं ताकि फ्रूट का एक पोर्शन आपकी डेली लाइफ में आ जाए। ठीक है, आप नट्स और सीड्स का इस्तेमाल उसके साथ कर सकते हैं। इस तरह गर्मियों में कोशिश करें अर्ली डिनर्स करें, यानी कि जल्द अज जल्द रात का खाना जो है वो जल्द अज जल्द खाने की कोशिश करें। उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, आपको नींद भी टाइम पर आएगी और आपका वजन भी जो है वो कम होगा। मतलब आप लेट नाइट बड़ा डिपेंड करता है मारिया कि हमारा टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब एक फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए हमारे खाने पीने की। हाँ, ये बहुत चीजें, देखो एक कुदरत का निज़ाम है, सूरज भी अपने टाइम से निकलता है, टाइम से गुरूब होता है, इसी तरह हमारी बॉडी का भी एक सिस्टम है। अच्छा, कुछ हमारे बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, जैसे अगर हम टाइम पे नहीं सोएंगे तो उन हार्मोन से रिलीज होना है तो वो नहीं होंगे। अगर हम टाइम से नहीं उठेंगे तो उन्हीं हार्मोन से रिलीज होना है वो नहीं रिलीज होंगे। तो वो बॉडी भी एक टाइम टेबल मांगती है जिसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं कुछ 5 चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में आती है वो मैं बताना चाहूँगी कि जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि सिर्फ डाइट को ठीक कर लो तो आपका लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये 5 आप कह लो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
जो कि पांचों आपस में मिल के काम करते ठीक हैं। है। इनमें से एक भी आपका आप उसको पर तवज्जो मिस नहीं दे रहे हो होगा, तो हाँ। आपका लाइफस्टाइल आप उसको हेल्दी नहीं कह ठीक सकते। है। ऑब्वियसली डाइट का एक रोल है, ठीक है, उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ का एक रोल है। ठीक ठीक है। है, आप कितना डिप्रेशन रहते हो, ओवर थिंक करते हो, कितना परेशान रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो और स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते, ये सेकंड आपका फैक्टर है। देखो उससे आपकी भूख भी अफेक्ट हो रही होती है, Exactly, डेली लाइफ हाँ। भी अफेक्ट हो रही होती है। फिर चौथा हमारा पानी है कि आप Okay. थ्रू आउट द डे पानी कितना पीते हो। जब आप पानी कम से कम पियोगे तो वो खुराक भी सेल्स को नहीं पहुंचेगी। ठीक है, फिर हमारे पास जो चौथा पॉइंट आ जाता है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है ठीक है। कि हम कितना चलते फिरते हैं और फिजिकल कितने एक्टिव है। अगर हम डाइट भी कर रहे हैं लेकिन हम सारा दिन बैठे तो नहीं रहते, ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवी जो है वो जैसे कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी स्लीप पैटर्न्स है, हमारे नींद का जो कि बहुत ज़्यादा उसका फुकदान देखा जा रहा है। कि मेरे पास पिछले दिनों एक क्लाइंट आई तो उसने कहा मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे इंसोम्निया हो गया, यानी कि अच्छा। मुझे लैक ऑफ स्लीप है। तो ठीक। मैंने कहा आप सारा दिन सोती हो और रात को आपको नींद ना आए, ये इंसोम्निया नहीं है। ठीक, यानी ठीक कि है। आप सारा दिन काम करो, हाँ। रात को फिर नींद ना आए, तो बेसिकली वो एक बीमारी है। आजकल की नौजवान नस्ल लेट उठती है और फिर रात तक वो गैजेट्स का इस्तेमाल करती है और फिर वो कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। तो बेसिकली ये वो लाइफस्टाइल है जो अडॉप्ट करें, ये कोई डिजीज़ नहीं है। तो जो मोटापा है उसको हम डिजीज़ के तौर पे लेते हैं, उसे हम मसला नहीं कहते कि मोटापा एक मसला है, वो एक बीमारी है। एग्जैक्टली। इसकी बिना पर आप बहुत सारी और बीमारियां का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। और ये अगर पूरा लाइफस्टाइल आपका ख़राब होगा तो मोटापा तो आप जो आप कह लें कि वो ज़रूर आपका जो है मुकद्दर बन सकता है, क्योंकि आपकी जब स्लीप नहीं है तो कोई ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको खाने पे मजबूर करते हैं और मोटापे की तरफ होते हैं। और फिर आप वो थोड़ा सा cravings खाते जो है हो, उसको खाते खाते फिर आप थोड़ा सा हाँ। खाते हो और आप कहते हो कि मैंने तो इतना नहीं खाया, मैं क्यों मोटी हो रही हूँ। तो वो बेसिकली पीछे हार्मोन्स की गेम होती है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमने ओवरवेट होने पे लेकर मजबूर कर देती है हमें। तो जैसे हम मशरूबात की जैसे मारिया बात करी थी, तो आजकल ऐसे भी फ्रूट्स भी आए हुए हैं जिनका हम जैसे फालसा है, तरबूज है जो आजकल खाया जा रहा है, तो इनके क्या इनको हम लोग होल इसको यूज़ कर सकते हैं, इनका जो शरबत है वो भी बना के पी सकते हैं? इसको बिल्कुल हम एज अ डाइटिशियंस तो हम हमेशा करते हैं कि एज अ होल फ्रूट लिया जाए, क्योंकि इसमें फिर आपका फाइबर भी आ जाएगा। ठीक है। वो प्रोसेसेस जूस के जिसमें पल्प निकल जाता है जूस का, फ्रूट का, तो बेसिकली वो पल्प निकल गया तो आपके फ्रूट का फाइबर निकल गया। जैसे अगर फालसे का आप शरबत पीना चाहते हैं बीजों समेत पिए तो आपको बेसिकली फायदा होगा। अच्छा, ठीक है। ताकि उसका फाइबर भी हो और उसमें आपका फिर वजन भी कम हो। इन सब मशरूबात की रेसिपीज बहुत मज़े की हैं, लेकिन एक कल्परेट आप कह लें इंग्रेडिएंट जो हम ढेरों ढेर डालते रहते हैं वो है चीनी। हाँ। जब हमें बहुत तेज़ मीठा ना मिले तो हम नहीं पीते। जैसे फालसे के शरबत में भी हम बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करेंगे और मिल्क शेक्स में भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप इस कल्परेट इंग्रेडिएंट को जो है वो कम से कम कर दें तो आपका जूस जो है या आपका फ्रूट का ड्रिंक जो है वो हेल्दी भी हो सकता है, रिफ्रेशिंग भी हो सकता है, नरिशिंग भी हो सकता है, वरना वो आपको कैलोरीज, इजाफी कैलोरीज देगा। फालसा का जूस के ऊपर तो बहुत रिसर्च है कि वो वजन भी कम करता है। अच्छा, ठीक है। अंदर हाँ, उसके अंदर अगर आप स्टीविया का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, जो प्लांट बेस्ड शुगर है जो बिल्कुल आपको 0 कैलोरीज देगी और मिठास भी उतनी दे देगी, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास शहतूत आ चुके हैं, शहतूत की आप स्मूदी बना सकते हैं दही के अंदर। वो बहुत मलबरीज कहते हैं, मलबरी स्मूदी कहते हैं, वो बहुत रिफ्रेशिंग सी आजकल समर्स में लगती है और डाइटिंग करने वाले लोग जो है वो उसको अपने ब्रेकफास्ट में एज अ मील भी ले सकते हैं। तो इस तरह करके अभी हमारे पास जामन आ जाएंगे, वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, और स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे हैं जिनकी गर्मियों में स्किन खराब हो रही होती है। और तरबूज तो आप कह लें कि हमारे लिए नेमत है, जब तक हमारे पास मैंगो नहीं आएगा हमारे जो ध्यान है वो बड़ा अच्छा है। हाँ, तरबूज की तरफ हमारा सारा ध्यान रहता है। तो उसमें अल्लाह ताला ने पहले से ही 97% जो है वो वाटर डाला है, तो उसका जूस भी बहुत मज़े का बनता है और आप वैसे ही उसको लें तो आप बड़ा रिफ्रेशिंग फील करते हैं उसको खाने के बाद। इसके अलावा फ्रूट चाट में भी आप अपने ऐड कर सकते हैं फ्रूट को। लुकाट मुझे बहुत जगह नज़र आ रहा है, लुकाट के अपने आप कह लें फ़वाइद हैं, स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से, हमारे मेटाबॉलिज्म के हवाले से। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल तो हमेशा से इनकरेजिंग रहा है कि आप अपनी डाइट के अंदर
उसको स्मूदीज, मिल्क शेक्स या जूसेस के फॉर्म में के रखें form या में, हाँ। होल फॉर्म में जो है वो सबसे प्रेफरेबल है कि आप होल फॉर्म में लें ताकि उसका फाइबर भी आपको मिलता रहे। और जितना आप लोग फ्रूट खाएंगे, इनटेक करेंगे, उतनी ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी स्किन, आपके बाल जो है वो अच्छे रहेंगे और आप खुद भी प्यारे नजर आएंगे। तो इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। हमारे साथ माहिर गिज़ायात मारिया मौजूद थी। मारिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और हम बात करते हैं जनाब कि अब हमारी रूटीन किस तरह की होनी चाहिए खाने पीने के लिहाज से, और जो है हम लोगों ने किस तरह के मशरूबात पीने हैं और फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि एक तो गर्मी से भी हम बच सके और दूसरा हमारी सेहत भी अच्छी रह सके। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बदलते ज़माने के बदलते तकाज़ों के हवाले से, तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी के साथ तरक्की करती जा रही है ना कि इंसानी अकल दंग रह जाती है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ और फीचर्स देखकर ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शहर से अभी दुनिया बाहर निकली ही नहीं थे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी ने भी दुनिया को हैरान कर दिया है। डीप फेक टेक्नोलॉजी, ये वर्ड आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ज़रूर सुन रखा होगा, क्योंकि आजकल जनाब इस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तानी सियासत में खूब चर्चा हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने यह दावा भी किया है कि साबिक वज़ीर आज़म की किरदार कुशी की एक नई मुहिम तैयार की जा रही है, जिसके लिए मुबैना तौर पर वीडियोस और जाली ऑडियोज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया जाएगा। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और इसके जरिए जाली मालूमात किस तरह फैलाई जा सकती हैं और आप डीप फेक और हकीकी मवाद में कैसे फ़र्क कर सकते हैं, ये जानने के लिए आज हमने मधु कर रखा है अहमद मंजूर साहब को, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर खूब ग्रिप भी रखते हैं। अहमद साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जब भी आप आते हैं ना, कोई नई टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर आते हैं और जब जाते हैं तो एक छोटा सा हिंट दे जाते हैं कि अगली दफा ये वाली टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी, अब वो आ चुकी है मार्केट में। तो हमें बताइए कि एक्चुअली है क्या डीप फेक टेक्नोलॉजी जो जिसका बहुत ज्यादा धूम मची हुई है हर जगह? अच्छा, डीप फेक इज बेसिकली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर होता ये है कि बहुत सारी पिक्चर्स या बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है किसी बंदे के मुतालिक, ठीक, और उसकी बेस पे कुछ सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए या कंपनीज इस तरह की हैं जो ये, तो वो एक आपको बिल्कुल सेम वीडियो बना के, जो उस बंदे ने नहीं किया होता, अच्छा, तो वो आपको वीडियो बना दी। जैसे आज से बहुत साल पहले हुआ करता था कि जी पिक्चर्स होती थी, हाँ हाँ, और नीचे बॉडी किसी और की लगा दी जाती थी और उस पर प्रोपेगेंडा किया फेस जाता, किसी किसी और का लगा अच्छा, दिया जाता था। अभी भी गूगल पे ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स आपको मिल जाती हैं, एक्ट्रेसेस की और एक्टर्स की और बेतहाशा इस तरह की, ठीक है। तो यही सेम काम जो है अब वीडियोस की सूरत में होना शुरू हो गया। इसी तरह डीप फेक ऑडियोज भी आती हैं, बाकायदा कंपनीज इन पे काम करती हैं, जिसमें ऑडियो आपकी नहीं होगी, लेकिन आप उसको जो है ना, यानी वो लगेगी कि आपकी ऑडियो, मतलब वो आवाज और वो सारा कुछ वो ये लगेगा कि हम बोल रहे हैं। जी हाँ, तो यानी ये बेसिकली उस तरफ ले गई चीज़ों को। तो अब जो है ये बहुत मुश्किल है इसको, जिसे कहते हैं ना, पकड़ना कई दफ़ा। लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो इस पे इन्वेस्टिगेशंस करती हैं एक्चुअली, तो वो सब कुछ। लेकिन ये अहमद साहब, ये फिर किसी चीज के लिए तो यूज होती होगी ना? हम लोग तो इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली किसी और चीज के लिए यूज होती होगी। वो किसके लिए ये इसको इन्वेंट किया गया? बेसिकली ये दोनों चीज़ों में है, यानी इसके कुछ डेंजर्स भी हैं। ठीक है। डेंजरस तो खैर बहुत ज्यादा, जो आजकल हम पूरी सियासत में देख रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, लोगों को आज नया पता लग गया डीप फेक भी कोई बुला है, ठीक है ना। हालांकि बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके फायदे देखें कि सपोज करें हम यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, अब हमसे रिकॉर्डिंग के दौरान कोई गलती होती है, ठीक है, तो एक्टर को दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है। ओके। वो वीडियो के दौरान सारी चीजें हो सकती हैं पहले, या जैसे मिमिक्री की जाती थी, आपको याद होगा कि लोग अगर एक्टर अवेलेबल नहीं है तो किसी मिमिक एक्टर को बुला के तो उसकी मिमिक्री किया, तो वहां पे भी तो इसको यूज किया जा सकता है, तो आपकी कॉस्ट बहुत बच जाती है, ठीक है, तो वो एक अच्छा वैल्यू भी है। इसी तरह अगर किसी आपने लेक्चर्स किसी को देने हैं तो आप वहां पे भी इस पूरी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। जैसे एक मूवी, नॉर्मली लोग मुझे कहते हैं कि मैं मूवीज के नाम बड़े बताता हूँ, एक मूवी आई थी अल पचिनो की, सिमोन,
ओके SIM0NE, ओके काफी पुरानी है। उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी को फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से उसने एक फेक एक्ट्रेस को बनाया और उसको दुनिया में अच्छा वो कर दिया। ये चीजें बड़े अरसे से चल रही हैं, यानी कि अभी हम तो अब आके हमें नजर आ रही है ना, क्योंकि अचानक से चीज बहुत पॉपुलर हाँ, हो गई है। हाँ। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी ब्लॉकचेन पे, Exactly, और हाँ। कि अचानक से चीजें हाँ, आ गई हैं। हाँ। पाकिस्तान में तो अचानक होता ना सारा कुछ, लेकिन ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, बहुत अरसे से ये चीजें चल रही हैं। लोग अच्छा। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कंपनीज बनी हुई हैं। हम्म, सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपकी कोई फेक वीडियो आई और, यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे जो आपने देखा होगा फेस ऐप के नाम से एक आप फेस लगाएं, नीचे आप रेसलर भी बन जाते हैं, कभी आप मॉडल बन जाते हैं, कभी कुछ हाँ। सबने इंस्टॉल किया और सब उसको वो बड़े मजे से यूज करते हैं। हाँ हाँ टिकटॉक इज यूजिंग द सेम थिंग, ठीक है, यानी कि वो आप उसके ऊपर पिक्चर ले रहे हैं और एक और भी वो सॉफ्टवेयर आता है जिसपे लोग पिक्चर्स लेते हैं तो वो कई कान बन जाते हैं हाँ, और सारा हाँ। कुछ हो जाता है। तो दैट इज द सेम टेक्नोलॉजी। ओके तो ये डीप फेक हम बड़े अरसे से यूज कर रहे हैं, हमें अब पता लग रहा है कि इसके साथ ये कुछ हो सकता है। लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें भी अपग्रेडेशन हुई है, मतलब Upgradation पहले हुई। जैसे सिर्फ पिक्चर्स हम फेक कर सकते थे, अब जैसे ऑडियो और जो है अब वीडियोस आ जी गई। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल। आगे आने वाले दिनों में कुछ और भी आ सकता है क्या इसके अंदर? देखिए अभी ये किस तरफ जाती हैं चीजें सारी हाँ। की सारी, लेकिन अभी ये बड़ा खतरनाक होता जा रहा है खेल, क्योंकि सियासत में चीजें आ गई हैं। हाँ। जैसे रिचर्ड निकलसन की गालबन कोई वीडियो आई थी आज से बहुत साल पहले, वो लोगों को पता लग गया था कि ये फेक है। सही। देन इसी तरह बाराक ओबामा की कुछ आती रही हैं वीडियो। हाँ इसी तरह अगर सपोज करें कोई बंदे ने किसी बात कोई की नहीं है एग्जैक्टली तो हाँ वो आगे से आ जाए, लेकिन उसको कोई कहे कि अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक वो इमरान खान जो हैं जो एंकर हैं उनकी वीडियो किसी ने नवाज साहब की वीडियो के साथ मिला के तो वो अच्छा। फेसबुक पर डाली हुई है। मतलब वो भी डीप फेक टेक्नोलॉजी जी यूज हाँ, वो भी करके यानी कि की फेस थी। अच्छा वो है पॉलिटिशियन का है और पीछे वो बात वो कर रहे हैं हाँ। तो वो भी यही चीज़ है। पिछले दिनों किसी ने शाहरुख खान की वीडियोस इस तरह से लॉन्च कर दी थी, तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। मैंने जब लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी, मैंने कहा था कि ये जो है ना अभी दुनिया इस तरफ जा रही इस है। तरफ जा रही है, और बड़ी आपने भी देखी होगी फेसबुक पे भी ऐसी मीम्स बनी हुई होती हैं कि इंडियन एक्टर्स हमारी शादियों पे आ गए हाँ, हैं और वो पिक्चर्स बिल्कुल। के थ्रू वहाँ पे वो बिल्कुल, दिखाए जाते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ज्यादा इसका मिसयूज हो रहा है, हम कह सकते हैं। डीप फेक इज बेसिकली फॉर, यानी वही अच्छा यूज भी बुरा यूज भी। वॉयलेशन के लिए कह सकते जी हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको पहले ये पता लगा कि जी इसका बुरा यूज कैसे है, हैं। हाँ लोगों ने उसको मैनिपुलेट, देखें आपने कोई भी न्यूज मैनिपुलेट करनी है, हम्म जैसे हम का लास्ट टाइम 5th जनरेशन वॉरफेयर पे बात कर रहे थे, एग्जैक्टली हाँ ठीक है, अब 5th जनरेशन वॉरफेयर यहीं से तो सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं। सारा कुछ स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, यानी कि जी आपने किसी को फेक वो देनी है ना इन्फॉर्मेशन, ठीक वो आप किसी के जुबान से दे दें हाँ तो फिर क्या बनेगा, और किसी के यानी मेरा चेहरा लगा के आप किसी को कोई चीज भेज दें, फिर अब तो वो तो बात तो मैंने नहीं की। एग्जैक्टली लेकिन इससे ना सबसे बेहतर चीज ये होती है कि अगर आपको ऐसी न्यूज सुने, सबसे पहले उस बंदे को कॉल करके पता करें भाई दैट्स यू। हाँ जैसे वो कई दफा आपको कॉल्स भी आती हैं कि जी आपका पता नहीं कौन सा रिश्तेदार थाने में बैठा हुआ है, तो बंदे पेरेंट्स या कोई लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते तो हैं। फेक हाँ कॉल्स होती हैं। पहले हमें ये समझना है, मैं हमेशा जिस बात पे हम लोग बात कर रहे होते हैं ना कि टेक्नोलॉजी को समझें, सही। रादर देन कि ये कि बस ठीक है इसका यूज करना शुरू कर दिया, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, बस जी अब आप उसके ऊपर आपने अपने फोन को तमाम चीजें दे दी होती हैं, यानी नोटिफिकेशंस भी दे दी कि जी आप इसके ऊपर मेरा डेटा भी एक्सेस करें, मेरी तस्वीरें भी एक्सेस ठीक। करें, लेकिन आपको ये नहीं पता वो अपलोड होके जा कहाँ पे रही हैं ओके और उनके साथ क्या क्या ओके, कुछ हो सकता है। सही ये यानी कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर किए होंगे, आप तो वो आता है ना यस पढ़ के तो यस कर हाँ, दिया, अग्री कर देते हैं हम लोग, एग्री कर agree दिया, हैं हम अलाउ लोग। एक्सेस कर हाँ। दिया, लेकिन आपको पता नहीं आपका डेटा जा कहाँ पे, उसके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है। यानी अभी पिछले दिनों वही फेस ऐप के ऊपर ही आप कि जी पुरानी पिक्चर डालें आप और वो आपको बोलती हुई नजर आएगी, लोगों ने बड़े शौक से जी अपने दादा की पिक्चर लगा रहे हैं, हाँ, कायदे आज़म की हाँ। पिक्चर लगा रहे हैं, बेतहाशा लोगों पुरानी पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स डाल रहे हैं और जी वो बोलती हुई हाँ, पिक्चर नजर आ हाँ। रही है। अब लोगों को अंदाजा नहीं इसके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है, तो वो डीप फेक ही है सारी की सारी, लेकिन लोगों ने यूएस में या जर्मनी में लोगों ने कंपनीज बनाई। मतलब अगर इस तरह की कोई यहाँ पे वीडियोस हमारी खुदा ना खास्ता ऐसी आए तो हमें फिर बाहर से रुजू करना पड़ेगा कि ये बाहर से फेक है या actually रियल एक है। तो मैंने कल सॉफ्टवेयर जब मैं भी इस पे दोबारा रिसर्च कर रहा था ना कि मैंने यहाँ पे आना, तो मैं देख रहा था, मुझे भी नाम नहीं याद उसका कि इस तरह की है, लेकिन उसने फौरन बता दिया था, जैसे मैंने उसके ऊपर वही जो इमरान खान वाली मैंने वीडियो डाली ना, उसने बता दिया कि जैसे मलेशिया 60% जो है ये गलत है वीडियो। अच्छा। ये नहीं बताया कि उसके अंदर फिल्टर्स कितने लगे हुए हैं, क्या हाँ। हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन उसने लेकिन कह दिया ओवरऑल उसने बता उसने दिया बता दिया कि ये कि मलेशिया से 60% इसमें कोई ना कोई इसमें कोई गड़बड़ मसला है। है, हाँ जी, झोल है इसके अंदर कोई ना कोई वीडियो सही। के अंदर। हालांकि वो वीडियो डाउनलोडेड थी, ओके मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने सेंड की हुई थी, लेकिन उसने मुझे ये बता दिया था कि जी इसके अंदर ये प्रॉब्लम, हाँ। मुझे सॉफ्टवेयर अभी टू बी ऑनेस्ट नहीं याद, हम्म, तो वो आप अपलोड की थी उसके ऊपर और उन्होंने फौरन बता दिया।
तो ये वो चीज़ें हैं जो दिन ब दिन जो है तरक्की कर रही हैं, मार्केट में आ रही हैं, लेकिन इसका गलत यूज़ किया जा रहा है। तो आप जब आपके पास बच्चे आते होंगे, यंगस्टर्स आते होंगे सीखने के लिए कि टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें आगाही दे, तो उनको वो फिर कितना सस्पिशियसली बिहेव करते हैं कि इस तरह की चीज़ें सुनकर? देखें, एक बड़ी मजे की बात है ना, हमारे यहाँ लोग हैकिंग क्यों सीखते हैं यार? किसी का आईडी हैक करना है, किसी का ये हैक करना है, या जी मेरा ये हैक हो गया, मुझे हाँ, वापस ले दें, हाँ, या जी मैंने वो देखना उसको किसने ईमेल की हुई है, हाँ, उसका व्हाट्सएप। हालांकि हैकिंग सीखने का मकसद कुछ और होता है। इसी तरह जब आप एआई या ऐसी चीजें सीख रहे होते हैं ना, तो जैसे ब्लॉकचेन की भी जब हम बात करते हैं तो बंदा आता है मैंने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनानी, तो भाई क्रिप्टो करेंसी बैन है पाकिस्तान में, क्रिप्टो करेंसी इलीगल चीज है, नहीं ठीक चीज, हाँ, लेकिन वो मैंने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनानी, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं जी हम ऐसी चीजें नहीं सिखाते। ओके, तो वो आपसे हैकिंग, यानी आप जो भी बच्चा आएगा ना, क्योंकि वो आएगा फैंटेसी में, वो फैंटेसी में आता है कि मैं ये कर लूंगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी जैसे मैं हैकिंग की बात कर रहा हूँ, हैकिंग का मेन काम होता है, अगर आपने हैकिंग सीखी है तो आप किसी भी नेटवर्क को जिसे कहते हैं उसका एग्जामिन कर सकें कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ओके, ठीक है, कहाँ से लोग इसके अंदर एंटर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जैसे मैं सपोज करें अगर एग्जामिन करूं पीटीसीएल का नेटवर्क, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि पीटीसीएल में कहाँ कहाँ पे ग्लिचेस हैं, कहाँ कहाँ पे उनके नेटवर्क पे फायरवॉल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे मुझे सिक्योरिटी बेहतर करनी है। तो सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए ये सारे काम होते हैं, मतलब वो लूप होल्स निकालने लूप के होल्स लिए चेक किए जाते हैं। हम मैं करते यही हैं, एक्चुअली ठीक, वर्ड मेरे हाँ, में नहीं आ रहा था, हाँ, तो लूप होल्स चेक किए जाते हैं। ठीक, तो इसी तरह बाकी टेक्नोलॉजीज को भी इसी मकसद से, लेकिन बच्चा जब आता है ना, वो आता है फैंटेसी सीखने ओके, कि वो मैंने वो चीज देखी थी, वो जब आप उसको फिर बताते हैं ना नहीं ये चीज ऐसे नहीं है, हाँ, ओ अच्छा मैं फिर इससे पैसे नहीं कमा सकता, नहीं जी आप पैसे नहीं कमा सकते इस तरीके से, तो ओ अच्छा चले रहने दें फिर। तो दिस इज नॉर्मल ये, और पाकिस्तान में कुछ ज्यादा नॉर्मल है ये, क्योंकि बच्चों को पैसे फौरन कमाने हैं और फौरन से उनको ना एक रात में अमीर हो जाना। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या वजूहात है, यानी हम बड़ी मेहनत करते हैं, माइंडसेट ऐसा बन गया हुआ है ना कि हम बहुत ज्यादा। वो एक्चुअली शायद इसकी वजह ये भी है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि जी बस पैसे कमा लोगे, कि डिग्री हासिल कर ली है, इतना पढ़ा लिया, अब तुम रातों रात जो है ना वो अमीर हो जाओ और हमारी जो पैसों की बरसात होना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ को आपने अचीव करना होता है। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एक नई टेक्नोलॉजी पे हमने बात की है। इंशाल्लाह आगे कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी फिर आपसे मुस्तफीद होंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जनाब डीप फेक टेक्नोलॉजी के हवाले से हमने बात की है कि ये एक्चुअली है क्या और किस किस मकासद के लिए यूज़ हो सकती है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है हमारे ऊपर, तो उस पर बात की है। अब हमने आगे बढ़ना है और कहते हैं ना कि जनाब वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है और ऐसा ही है, हकीकत भी यही है। तो लेजेंडरी गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने इंकशाफ किया है कि एक वक्त था कि उनके पास मेहमान को खाना खिलाने और वालिदा के डायलिसिस के लिए भी पैसे नहीं थे। तो राहत फ़तेह अली खान ने ईद के एक प्रोग्राम में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई, बहुत मुश्किल हालात भी मैंने देखे। ऐसा नहीं है कि उनके पास हमेशा से ही ये सारी दौलत और जो शोहरत है ये हमेशा से मौजूद थी। उनका ये भी कहना है कि अब वो मुआशी तौर पर इतने खुशहाल हो चुके हैं कि उनके पास अभी भी 1991 में ख़रीदी गई कार मौजूद है और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इनके पास हमेशा ही रहे, क्योंकि उसे देखकर उन्हें हौसला मिलता है। और उनका मज़ीद ये कहना था कि उन्होंने अपना पहला जो शो था वो सोलो बरतानवी शहर बर्मिंघम में 1985 में किया था और उस वक्त वो बहुत कम उम्र थे और लोगों ने उन्हें बच्चा और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का शागिर्द समझकर बहुत प्यार दिया, मगर अब वो खुद अपनी पहचान बना चुके हैं दुनिया में। और खुदा के शुक्र भी उन्होंने अदा किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें ना सिर्फ एजाज़ी डिग्री दी है बल्कि उनके नाम से वहाँ पर एक स्टूडियो भी बनाया है। तो जनाब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, जाते जाते आप उनका एक खूबसूरत सा कलाम है वो सुनिए। की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें लगे वो जानी पड़ेगी।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं। और जब लाहौर के मसाइल का जिक्र करते हैं ना, तो लाहौर की सफाई सहरे फहरिस्त होती है। और जब भी कोई त्यौहार हो तो शहर लाहौर की सफाई और भी ज्यादा मैटर करती है। ईद उल फितर से पहले होने वाले वासा के इजलास में 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ ने वासा हुकाम को वाज़े हिदायत दी थी कि तमाम नालों की डिसल्टिंग मुकम्मल हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये काम मुकम्मल नहीं किया गया है और वासा हुकाम के तमाम दावे हवा हो गए हैं। शहर लाहौर की बेशतर मरकजी ड्रेनों में कूड़े के ढेर इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी वजह से पानी के निकास में इस वक्त रुकावट बहुत ज्यादा आ रही है और मसाइल में इजाफा भी होता जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ पानी के निकास का मसला है, बल्कि अक्सर पानी के मुनासिब निकास ना होने की वजह से नालों में से पानी सड़कों पर भी आ जाता है और जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद नालों की डिसल्टिंग क्यों नहीं की गई है, ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है ज़ैनुल आबदीन है। ज़ैन, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, ईद से पहले ये प्लान किया गया था कि डिसल्टिंग होनी है और नाले की सफाई होनी है, ईद पे भी नहीं की गई, उसके बाद भी अब शुरू हो चुका है, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, क्या मामले हैं, ये क्यों लटक रही हैं सारा कुछ? मुनीबा, शहर लाहौर से निकासी आब के मसाइल को ख़त्म करने के लिए जो ये नालों की डिसल्टिंग है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हाँ। अगर नालों की डिसल्टिंग नहीं की जाएगी तो उसके बाद खा वो बड़े मरकजी नाले हों या सेकेंडरी ड्रेन्स हों, वहाँ पे कूड़ा किटकिट जमा हो जाएगा और अल्टीमेटली शहर में निकासी आब के मसाइल पैदा होंगे। और सिर्फ इस गवर्नमेंट ने नहीं, बल्कि जितनी भी हुकूमतें अभी तक आई हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि नालों की डिसल्टिंग को बर वक्त किया जाए और ख़ास तौर पर मानसून से कबल, क्योंकि मानसून में इन ड्रेन्स का जो काम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जितना भी पानी है, बारिश का पानी या सीवरेज का पानी, उसको दरियाबुर्द करने के लिए इन्हीं नालों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी। तो अभी जब ईवानों में तब्दीली आई और 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वज़ीर आला का हलफ उठा लिया, उसके बाद उन्होंने जो प्रायोरिटी पे इजलास किए, उनमें एक इजलास ये वासा के मुतालिक भी था कि वासा की इंतजामिया को उन्होंने बुलाया और खसूसी तौर पे ये हुक्म दिया कि ईद के दिनों में लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए, निकासी आपके सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और ये मानसून की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए जितने भी शहर लाहौर के बड़े नाले हैं उनकी डिसल्टिंग की जाए, जो भी इसमें सॉलिड वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाए ताकि पानी का निकास बर वक्त मुमकिन हो सके। अब ईवानों में मुनीबा तब्दीली आ गई, लेकिन इन हुकूमती इदारों के रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आई। वही जो पुरानी इनकी एपिसोड एक रूटीन चलती आती थी कि नालों की डिसल्टिंग नहीं की जानी, वही चीज़ें हमें इस ईद उल फितर पर भी नजर आई। लाहौर के किसी भी नाले की बड़े जो ड्रेन है उसकी सूरत हाल आप देखें तो वहाँ पे आपको उसमें सॉलिड वेस्ट नजर आएगा। इसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक तो जो लोग हैं हमारे, उनके भी जो रवैये हैं वो ऐसे है कि सॉलिड वेस्ट, वो जो वेस्ट बिन है या कंटेनर रखे हुए हैं उनमें डालने की बजाय वो ड्रेन्स में डाल देते हैं। तो लोगों के इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए। अब दूसरा जो इदारा है, अब उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि इसकी इन्फोर्समेंट के जरिए इस सॉलिड वेस्ट को नाले में गिराने से किस तरह बचाया जाए, और अगर ये सॉलिड वेस्ट इन नालों में आ गया है तो उसकी डिसल्टिंग की जाए। लेकिन स्मोक भी खत्म हो गया और मशीनरी चलाने की इजाजत भी दे दी गई, वज़ीर आला पंजाब का हुक्म भी आ गया, लेकिन इसके बावजूद नालों से डिसल्टिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। होता ये था, गुज़िश्ता जो मानसून गुजरे हैं उनमें ये होता था कि अप्रैल के एंड तक, 30 अप्रैल तक जो नालों के डिसल्टिंग का एक राउंड था वो मुकम्मल हो जाता था। और ये जून जुलाई की जो बारिशें हैं उससे कबल ये 3 दफा नालों की डिसल्टिंग की जाती थी, क्योंकि इसमें सिर्फ सॉलिड वेस्ट नहीं है, सिल्ट भी है, इसके अलावा गंदगी भी है। तो अगर ये पानी ड्रेन आउट नहीं होगा तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स होंगी। इस दफा क्या हुआ कि एक तो फंड्स कम थे इस इदारे के पास, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी जारी नहीं की गई, और कुछ इदारे के जो अफसरान हैं उनकी जानिब से भी नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया गया और अभी तक शहर की ड्रेनों से डिसल्टिंग नहीं हो सकी। मतलब जो एक पहला वाला होता है सेशन वो भी नहीं हुआ, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। 3 राउंड मैंने आपको बताया कि 3 राउंड में इनकी डिसल्टिंग की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक एक राउंड भी मुकम्मल नहीं हो सका। खास तौर पे ऐसे सोर पॉइंट्स हैं, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं
कि ये जो नाले हैं इनके ऊपर ब्रिज भी बने हुए हैं, किसी जगह पे छोटी छोटी पुलियां भी हैं। अब उन पुलियों के नीचे ये सारा सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कई माह से इन पुलियों के नीचे से साफ नहीं किया जाता। बेसिकली हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ना मुनीबा, वो दिखावे के लिए काम कर रहे होते हैं। आप लाहौर की सड़कों पे देखें, आपको मरकजी शाहराहों पे खूबसूरती नजर आएगी, सफाई नजर आएगी। नवाही इलाकों में चले जाएं या अंदर चले जाएं तो वहां पे गंदगी होगी। इसी तरह ये जो ड्रेनें हैं इनके साथ भी वासा हुकाम इसी तरह करते हैं कि ऐसी जगह जहां से लोगों का गुजरना ज्यादा होता है या वहां पे वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स गुजरते हैं या कोई भी शख्स अगर विजिट करने के लिए आता है तो उसको सामने वो ड्रेन नजर आती है तो वहां से सफाई कर दी जाती है। और ऐसे सोर पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट जहां पे जरूरी है लेकिन वहां पे नजर किसी को नहीं है ना, लेकिन जरूरी ये है कि वहां से सफाई की जाए, उन चीजों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम तो वहां की भी निशानदेही कर देते हैं। बिल्कुल, ये जो अभी मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये जो आप फुटेज दिखा रही हैं, ये मुनीबा बेसिकली वो सोर पॉइंट्स हैं जिनको निगलेक्ट किया गया है। ये एक केनाल रोड पे गुलबर्ग ड्रेन है, जेल रोड अंडरपास क्रॉस करते साथ ही वो पुल के नीचे सॉलिड वेस्ट है जिसको ऐसा लगता है कि कभी साफ ही नहीं किया गया और वो इस कदर हार्ड हो चुका है कि किसी सड़क की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बच्चे उसके ऊपर घूम फिर रहे होते हैं। इसी तरह हडियारा ड्रेन के ऊपर पुलियां बनी हैं, उसके नीचे से भी सफाई नहीं की जाती। सत्तू कतला ड्रेन है, वहां पे भी जहां जहां पे पुल मौजूद है वहां पे ब्लॉकेज हो चुकी है तो वहां पे भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अभी 1 माह कबल वासा की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि हम एक ऐसी ड्राइव शुरू करने वाले हैं कि लाहौर के जितने भी पुल हैं उनके नीचे से सफाई की जाएगी। उनको इस चीज का ख्याल है, उनको उनके नॉलेज में है कि हमने इन पुलों के नीचे से सफाई करनी है। लेकिन जब वो अमल करने की बारी आती है तो फिर उस वक्त फिर वो ख्याल जो है ना वो उनके जहन से निकल जाता है कि शायद हमने करना भी अमली तौर पे किसी भी तरह की नहीं। तो ये मुझे बताइए जैन कि ये क्या मसला क्या है? ये मैन पावर का मसला है कि वर्कर्स कम है या फंड्स नहीं मिलते या मशीनरी नहीं है इनके पास इसलिए ये डिले होता जाता है या बस इनको ना काम करके ज्यादा खुशी मिलती है? दो इसमें बड़े अहम मसले हैं। एक तो सबसे पहला प्लानिंग का और दूसरा नीयत का। ठीक है। ये जो प्लानिंग है ना, इनकी प्लानिंग इतनी जामे नहीं होती कि ये नालों की सारी जो डिसिल्टिंग है उसको मुकम्मल कर सकें। जो इसका एक हार्ड एंड फास्ट रूल और इंटरनेशनल लॉ है वो है कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की तरफ हमेशा जो डिसिल्टिंग है उसका अमल किया जाता है। लेकिन होता ये है कि जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है या जो मुतलका ऑफिसर है वो अपनी अकल के हिसाब से जो डिसिल्टिंग है उसका अमल शुरू कर देता है तो जो तरीकाकार है कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की तरफ आया जाए उसको छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो डिसिल्टिंग है वो पूरी नहीं हो पाती। दूसरी बात ये नीयत की है। अच्छा। ये ईद के दिनों में स्पेशली ऑर्डर्स जारी किए गए थे कि जितना भी ऑपरेशनल स्टाफ है उसकी छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं और सिर्फ ये ऑपरेशनल स्टाफ डिस्पोजल स्टेशन और ट्यूबवेल्स पे नजर आया, नालों की डिसिल्टिंग पे कोई ऑपरेशनल स्टाफ नजर नहीं आया। यानी ईद के दिन अमली तौर पर लाहौर के ये जो बड़े नाले हैं इनकी सफाई किसी भी जगह पे होती हुई नजर नहीं आई और इस दौरे इक़्तिदार में ये पहली दफा देखने में मिल रहा है कि जैसे ही ये इक़्तिदार चेंज हुआ है तो ये अदारों ने भी काम करना छोड़ दिया। अच्छा। हालांकि बुज़दार हुकूमत में, जो बुज़दार हुकूमत में 3 साल 7 माह उन्होंने गुजारे, हर ईद उल फितर पर भी और ईद उल अजहा पर भी नालों की डिसिल्टिंग जारी रहती थी। अच्छा। लेकिन इस दफा ये वासा वालों ने सोचा कि शायद अभी हुकूमत की नजरों से ये इदारा ओझल है और हमें जरूरत भी नहीं है, तो जो ऑपरेशनल स्टाफ है उसकी छुट्टियां मनसूख होने के बावजूद जो काम है वो नहीं किया गया। नालों की डिसिल्टिंग नहीं हुई, वहां पे सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो गया। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आवाम को भुगतना पड़ेंगे कि 3 से 4 दिन का जितना भी वेस्ट है वो अब इन नालों में फंस चुका है। अब उसके लिए इनको डबल मशीनरी लगानी पड़ेगी, इनको ज्यादा मैन पावर चाहिए होगा, हाँ। इनके पास पैसे भी इनको ज्यादा चाहिए होंगे। तो होगा ये कि अब ये इस चीज का सहारा लिया जाएगा कि हमारे पास तो फंड्स की कमी है, गवर्नमेंट हमें फंड्स जारी नहीं कर रहे, हम अभी डिसिल्टिंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अब लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। और ये आगे जैसे मॉनसून का सीजन शुरू हो जाएगा उसमें मजीद इसका सामना करना पड़ेगा। जैन, आपने हमारे साथ ही रहना है, हमें अभी ज्वाइन किया है चौधरी शहबाज अहमद साहब हैं, साबिक वाइस चेयरमैन वासा हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, जो है हुकूमत बदली, तख्त बदला और लेकिन वासा के हवाले से अगर देखा जाए, ये डिपार्टमेंट के हवाले से देखा जाए तो उनकी रविश नहीं बदली है, वही सारा कुछ है। कमात के बावजूद भी
काम मुकम्मल नहीं किया गया है, क्या कहेंगे सबसे पहले इसके ऊपर आप? सबसे पहले शुक्रिया, मेरा भाई जैन अभी आपके पास बैठा हुआ है। हाँ जी तफसीर बता रहे, आवाज आ रही मेरी? जी जी, आप आवाज आ रही है, आप बोलिए। देखिए अभी मुझे चार्ज इसका मिला नहीं वास्ता का, पहले जो ऑलरेडी मैं काम कर चुका इस महकमे में जी पिछले टेरोर में, पर अभी मुझे चार्ज नहीं मिला। जो चीजें देखिए अभी उसी चीजें मैं इसलिए क्लियर नहीं कर सकता कि एक चार्ज मेरे पास है नहीं, लेकिन काम अभी काफी होने वाला है इस महकमे में, होने वाला काफी काम है, काफी कोताही है, काफी चीजें खामी हैं जो इस महकमे में होने वाली हैं। मैं ये नहीं कहता सब कुछ अच्छा है, हुकूमत हमारी आ रही सब कुछ ठीक कर देंगे, ये हो गया वो हो गया, इसमें कोताही और खामी हैं। तो मेरा ख्याल है अब जब चार्ज मिलेगा तो मैं इसको जवाब भी आपके पास होगा और जब मुझे बुलाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ काम काफी इसमें होने वाला बाकी है। अच्छा, मैं मुनीबा शहबाज साहब की बातों से ना ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसका मतलब है कि ये जो पिछले 3.5 साल थे उसमें ना तो डिसिल्टिंग अच्छे अंदाज में हो सकी और ना ही इस अदारे को इतने बेहतर अंदाज में चलाया जा सका कि जैसे ही ये एक ऑर्डिनरी सा सिस्टम ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये जो मसाइल हैं वो उनका सामना करना पड़ रहा है आवाम को। यानी इन नालों का है तो एक छोटी सी बात के नालों की डिसिल्टिंग नहीं हो सकी, लेकिन उसकी वजह से लोगों के मोहल्लों में गलियों में मसाइल का शिकार है। अच्छा, आपके पास चोई साहब चाहे अभी ओहदा नहीं है लेकिन आप एमपीए तो है ना, अवामी नुमाइंदे तो है ना, आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो मैं कह रहा हूँ कि 3.5 साल में बेहतर अंदाज में डिसिल्टिंग नहीं हो सकी, आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है? आप भी घूमते फिरते रहते हैं, क्या समझते हैं आप? देखिए मैंने जो पहले बात कुताई जैन भाई, कुताई कमियां बिल्कुल हैं। मैं ऑलरेडी गलियों में जाता हूँ, मोहल्लों में जाता हूँ, मेरा एक हल्का भी है, मेरा 140 PP 148 में एमपी हूँ जो जिसमें गड़ी शो आता है, यूटी आती है, बेशुमार एरिया कहते हैं। अब मैं हाल क्या बताऊं महकमों का, यहाँ पे तो मेन होल जो सीवरेज, मैं अभी बिलाल पार्क रोड पे बताता हूँ, पिछले 10 दिन से उसका मेन होल टूट चुका है। मेन होल जो मेन रोड के ऊपर टूट चुका है, किसी को जहमत नहीं है उसका मेन होल चेंज करते हैं। मैंने थोड़े 2 दिन पहले फोन किया कि यार इसका कोई देखेंगे, मेरे एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसका कवर रख दिया गया, अभी फिट भी हुआ उस कवर पे। तो देखा लोड शेडिंग भी होती है, माफ भी सहत भी होती है। ये तो मैं सिंपल आपको मिसाल दूंगा बिलाल पर रोड की जगह मेन रोड अभी फिट नहीं हो सका, तो बेशुमार ऐसे मसाइल है। आप ये जो तब्दीली सरकार इसने कुछ भी नहीं किया, मैं ये नहीं कहता सब अच्छा हो गया, ये हो गया, इसमें बेशुमार खामी है। आपको याद होगा कि जब हमारा दौर था, मेरे साथी होते थे, आपका कैमरा आपके हाथ में होता, तो गलियों में सिल्टिंग बेशुमार ऐसे मसले। मैं ये नहीं कहता कि मैं कुताही करूं, पिछली को तो बुरा भला कहूं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने काम को नहीं किया। जो बेसिक काम करने की जरूरत थी वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, ये हमारी जरूरत है। लेकिन अब मानसून जब आएगा, रोड पे पानी खड़ा होगा, लोग कोसेंगे हमारी हुकूमत को। बेशक मैं 2 हफ्ते हुए हैं या 3 हफ्ते हुए, लोग हमें कोसेंगे, लोग पीछे को भूल जाएंगे कि ये आपने काम नहीं किया, लोग तुम्हें कहेंगे ये आपने काम नहीं किया। हालांकि कुताही खामी पिछली दौरे को मल्की जिन्होंने काम डिलीवर नहीं किया जो करना चाहिए था। तो जो आपने बात की बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूँ कि बेशुमार काम जो होने वाले नहीं हुए, लेकिन कोशिश करेंगे कि बेहतरी के लिए और बेहतर अंदाज में जो काम मिल सके इंशाल्लाह करेंगे। तो ये सब 3 महीने बाद वो मानसून भी आ रहा है, आपने भी तो अभी तक कोई तैयारी नहीं की ना? 3 महीने तो अभी मेरा नेक्स्ट मंथ ही शुरू हो जाए। मैं शहबाज भाई कह रहा हूँ कि 3 महीने बाद मानसून भी आ रहा है ना, आपने भी तो अभी तक कोई तैयारी नहीं की ना, आपने भी सिर्फ हमारे प्रोग्राम में बैठ के बात ही की है कि हम इसको बेहतर कर देंगे। आप भी तो अभी तक सिर्फ चुप सादे बैठे हैं ना। हालांकि आपको तो ये वैसे ही बहुत ये कम टाइम के लिए हुकूमत मिली है, तो आपको तो प्रायोरिटी पे चीज़ें करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सके कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, गवर्निंग बॉडी कौन होगी, कौन इनके सरबराहान होंगे, किस तरह आगे काम लेके चलेंगे। ये आपकी भी तो नेग्लिजेंस है ना इसमें अभी तक की। देखिए आप जो बात कर रहे हैं, ये जो महकमा चीजें ऐसी हैं, ये मेरा ख्याल नेक्स्ट मंथ सेटल सारी हो जाएंगी, और मेरा ख्याल जो कोताही या कमी बेशी है किसी भी हमसे इसे कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे इन चीजों को जल्दी से जल्दी बेहतर अंदाज में इसे हल कर सकें इंशाल्लाह। एक मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी मैं एक और चीज़ मैं शहबाज भाई मुझे बताइएगा कि जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किए थे प्रोजेक्ट लाइक वाटर मीटरिंग, ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसके अलावा वो डेवलपमेंट पैकेज, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज, फिर ये जो ये हैं आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट, ये सारे क्या ये आपकी गवर्नमेंट इसको लेके चलेगी या आप नए सिरे से नए प्रोजेक्ट लेकर आएंगे? सपोज हम करते हैं कि आपको वाइस चेयरमैन वासा बना देते हैं और वो चांसेस भी यही हैं, तो फिर क्या पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को साथ लेकर चलेंगे या कोई नया एडीपी सामने लेकर आएंगे? जिनमें 2 चीजें, एक तो देखें आज जो आपने बात की अभी फिल्ट्रेशन प्लांट का ये हाल है, जो आपको याद होगा कि जैका के ट्यूबवेल जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा गए थे, बेशुमार फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं इस वक्त।
ठीक। मैं आप जो ऑलरेडी हमने KSP से कॉन्टेक्ट हमने किया होता, एग्रीमेंट किया होता 3 साल का, वो भी बंद पड़े हुए हैं ये चीजें। और सेकंड जो हमने प्रोजेक्ट की बात की, जो अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, जो पब्लिक की वेलफेयर ठीक के लिए होंगे, है। साबिक करने चाहिए। चेयरमैन वाइस चेयरमैन वासाब चौधरी शहबाज हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस पर बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब आगे बढ़ते हैं और जिस तरह मैं आप लोगों से हमेशा ये कहती हूँ कि जनाब पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और अल्लाह ताला ने ना इस सरजमीन को बेबहा टैलेंट और बासलाहियत लोगों से नवाजा है और हम भी अक्सर अपने प्रोग्राम में ऐसे बासलाहियत लोगों से आप लोगों की मुलाकात करवाते रहते हैं। तो आज भी मैं जिस नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, उन्होंने ऐसी शानदार इन्वेंशन की है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। जनाब उन्होंने बसारत से महरूम यानी कि नाबीना अफराद के लिए एक ऐसी कैप बनाई है जिसकी मदद से उन्हें चलने और फिरने में बहुत आसानी मिल सकती है और इस कैप की मदद से उन्हें अपने इर्द गिर्द और अपने आमने और सामने वाली चीज़ों के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये कैप काम कैसे करती है और इन्हें बनाने का ख्याल कैसे आया, ये उन्हीं की ज़बानी जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अहमद बिन ज़िया हैं, स्मार्ट कैप इन्वेंटर हैं। अहमद मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। और दूसरा मुझे बताइए कैसे ये जो इन्वेंशन आपने किया है, एक बिल्कुल ही अलग से इन्वेंशन है, कैसे ख्याल आया, ये क्या थी, इसके पीछे की सोच क्या थी आपकी अहमद? देखें, बसारत की बुनियाद बसारत की बुनियाद बनती। हमें जब तक हम लोग एक चीज़ को गहराई में नहीं देखते, हम नहीं समझ सकते हमारे इर्द गिर्द के इश्यूज। बिल्कुल। मैं जिस वक्त अपने प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च की, बहुत सारे लोगों से मिला। जब मैं उनकी परेशानियां जानी, जब मैंने देखा कि लोग किस मुश्किलात में, मैंने बड़ा परेशानी का वक्त गुजारा ये सोच कर के लोग किस हालात में। फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ने जो सलाहियतें मुझे दी हैं उनके ज़रिए मैं कैसे इन लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैंने सबसे पहले तो दिल में एहसास होना चाहिए। जब तक आप फील नहीं कर सकते कि वो लोग क्या फील कर रहे हैं तब तक आप उनकी मदद नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको फील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम अप्रिशिएट करें ये गिफ्ट आंखों का जो हमारे पास है। खलील जिब्रान ने कहा था कि अगर आप वही देखते हैं जो नज़र आते हैं और वही सुनते हैं जो सुनाई देते हैं तो आप कुछ नहीं देखते, आप कुछ नहीं सुनते। हाँ। तो जब तक हम वाकई में देखना नहीं शुरू करेंगे हम नहीं समझ सकते। ये लोग जिनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको हम बसारत तो नहीं दे सकते लेकिन हम उनको वो एहसास दे सकते हैं जिसके ज़रिए वो अपने इर्द गिर्द, अपने गिरदो नवा, अपनी इन्वायरमेंट को फील कर सकें। और ये प्रोजेक्ट इसी बारे में है। ये प्रोजेक्ट अवेयरनेस के बारे में है कि आप और मैं इस तोहफे को अप्रिशिएट करें जो हमारे पास है और जिनके पास ऐसा तोहफा है उसको इस्तेमाल करें उन लोगों की मदद करने के लिए जिनके पास ये तोहफा नहीं है। हाँ। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए। और ये प्रोजेक्ट इस तरह से है कि यह उनको गाइड करेगा थ्रू आउट देयर डे टू डे लाइफ और ये उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस देगा, सो दे कैन डू थिंग्स ऑन देयर ओन। तो इससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। तो ये मेरे सामने पड़ी भी है, आप कैप इसको लेकर भी आए हैं, तो इसको हमें दिखाएं कि ये काम कैसे करती है, अगर इस वक्त ये कर सकते हैं। जी बेसिकली ये जो कैप है इसके सामने 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं। ओके। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर्स जो है दे वर्क सेम एज अ बैट। ओके। जैसे चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, चमगादड़ की आंखें नहीं होती। हाँ। जैसे वो अल्ट्रासाउंड यूज करती है डिटेक्शन के लिए, वैसे ही ये सिमिलर टेक्नोलॉजी है फॉर ह्यूमंस कि हम अल्ट्रासाउंड यूज करें और एक इमेज क्रिएट करें अपनी इन्वायरमेंट। ठीक है। इसको हम पहन लेते हैं इस तरह। ओके। अब अल्ट्रासाउंड्स के जरिए ये बेसिकली डिटेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को और आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस होंगी। दीज आर स्पेशल बोन कंडक्शन पॉइंट्स ऑन योर हेड। जब यहाँ पे वाइब्रेशन होंगी तो आप उसको बड़ा क्लियरली सुन सकते हैं। इन वाइब्रेशंस के थ्रू आप एक इमेज बना सकते हैं अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट की। ओके। अब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी साउंड्स, बहुत सब कुछ है जिसके थ्रू विजुअली इम्पेयर्ड लोग एक अपनी इमेज बिल्ड करते हैं। ठीक है। दिस इज एन एडिशनल सेंस कि जैसे एक टच की फील है। हाँ। आप फील कर सकते हो किसी चीज को, उसी तरह ये एक और सेंस ऐड होगी कि आप और बेहतर फील कर सको। ओके। हेलन केलर ने एक आर्टिकल लिखा था 3 days to see।
उसके अंदर वो लिखती हैं कि आई कैन फील द ट्रीज और आई कुड ओनली इमेजिन कि हाउ ब्यूटीफुल दे वुड बी इफ आई हैड ओनली 3 days to see. तो ऑब्वियसली वी कांट गो एज फार एज मेकिंग देम सी, लेकिन हम उनको एक टच के अलावा एक और सेंस, एक और फील दे सकते हैं ताकि वो उन दरख्तों को, उन सब चीज़ों को फील कर सकें. ठीक. तो ये डिटेक्ट करेंगे ऑब्स्टिकल्स को okay. और इसके अंदर वाइब्रेशन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ऑब्स्टिकल करीब आएगा. ओके. एंड अगर आपकी लेफ्ट साइड से ऑब्स्टिकल है तो आपकी लेफ्ट पे वाइब्रेशन होगी, अगर आपकी राइट साइड से है तो राइट साइड पे होगी. अगर आप फ्रंट पे जा रहे हैं और सामने आप एक दीवार में लगने लगे ठीक है, तो बिल्कुल फ्रंट से वाइब्रेशंस होंगे एंड वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो. ओके. एंड दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ मैप इन योर हेड. और इसका लर्निंग कर्व इतना ज्यादा नहीं है. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू विजुअली इम्पेयर्ड, most of the visually impaired people are above the age of 50. तो जब आप above the age of 50 हैं तो आपको हम बहुत टेक्निकली ऐसी चीज नहीं दे सकते जिसमें बहुत लर्निंग हो. तो इट हैज टू बी वेरी सिंपल, वेरी बेसिक कि आप इसको पहने और कुछ दिन के अंदर आप इसको अडॉप्ट करें. अच्छा. और आप सीख के अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकें. ठीक है. तो इसका बड़ा एक इजी सा लर्निंग कर्व है. इसकी स्पेशलिटी इसकी सिंप्लिसिटी. तो और इसके अंदर काफी सारी फिर आगे जितना सिंपल होगा हम उतनी ही किसी की हेल्प कर सकते हैं ना. ज्यादा हम अपने हिसाब से अगर उसको मुश्किल बनाएंगे तो किसी के लिए आसानी कैसे पैदा हो सकती है. बिल्कुल ऐसी है. अगर हम उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, उनके हिसाब से समझने के बजाय, तो कभी भी हम उनकी मदद नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसे ही है. उनकी मदद का वाहिद ये तरीका है कि हम उनको मिनिमम इनपुट के साथ, मिनिमम हेल्प के साथ हम उनको इंडिपेंडेंट कर दें. तो ये जो है बेसिकली इसके अंदर काफी सारे फर्दर मोड्स हैं जिन पे डेवलपमेंट पे काम हो रहा है. अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ कोई ऑब्स्टिकल 10 सेकंड्स के लिए आपसे डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, दैट मींस देन प्रोबेबली आप उससे बात कर रहे हो या आप कहीं खड़े हुए हो, इट वुड स्टॉप वाइब्रेटिंग आफ्टर 10 सेकंड्स. द रीजन बीइंग कि आपको अब इंडिकेशन की जरूरत नहीं है, आप इंटेंशनली खड़े हुए हैं वहां पे. ठीक है. अगेन इसके अंदर फिर एक और फीचर है कि आप बटन से मोड चेंज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ वाइब्रेशंस यू कैन गो इनटू साउंड. जैसे मैंने वाइब्रेशंस का एक्सप्लेन किया कि इंटेंसिटी तेज होती है, वैसे ही साउंड्स में बीप की इंटेंसिटी तेज होगी. अच्छा. साउंड्स में क्या है एडवांटेज कि अगर किसी को वाइब्रेशन से हेडेक्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो वो साउंड यूज कर सकते हैं. एंड वाइब्रेशन पे एडवांटेज ये है कि जब आप एक एनवायरनमेंट में है जो नॉइजी है, तो हम आपकी हेयरिंग को हिंडर नहीं करना चाहते. हम नहीं चाहते कि वो जो गाड़ी दूर से आ रही है जिसको आप सुन रहे हैं वो किसी तरह से भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि हम नहीं चाहते वो डिस्टर्ब हो, इसलिए वाइब्रेशन मोड की ऑप्शन दी है. तो आप इन दोनों ऑप्शंस को देखकर तो आप इन दोनों चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नीड के किस चीज की जरूरत ज्यादा है. तो इसको अहमद कितनी देर लगी आपको इसको डेवलप करते हुए, इसकी टेक्नोलॉजी को इसको बनाते हुए? I did it as my final year project. अच्छा. और 2021 में ही मेरी ग्रेजुएशन थी एंड तब मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था. और इसको ऑलमोस्ट 1 year लगा था प्रोजेक्ट को डेवलप करने. एंड 1 year के फर्स्ट 6 months थे टू स्टडी द यूजर एंड टू स्टडी एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड. हर प्रोजेक्ट जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हुआ, जहाँ तक मैं पहुँच सकता था, जहाँ तक मेरी कोशिश थी, मैंने वहाँ तक उसको पढ़ा और समझा. और ये प्रोजेक्ट डिफरेंट इस तरह से कि मैंने प्रोजेक्ट किया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए स्पेसिफिक. आई वाज वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो. वहाँ पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक ऑप्शन थी कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकता था. ठीक है. मैंने स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे कंट्री में ज़रूरत है इस चीज़ की कंपेयर टू आपकी कंट्री पे वेयर देयर आर 285 मिलियन visually impaired people and 90% of the research is done in the first world countries for the first world countries. तो इसलिए ये ज़रूरी था कि हम इसको अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप करें. तो इसलिए फिर मैंने इसको अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया. एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब तक आई हैड अ प्रोटोटाइप, आई हैड समथिंग टू शो. एंड उसके बाद इसको ऑब्वियसली बहुत इज्जत मिली मुझे, प्रोजेक्ट को बहुत हाइप मिली. यूनिवर्सिटी chose it as one of the best projects for the year. और ग्लासगो सिटी में इसकी बैनरिंग हुई और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी इसको बड़ी इज्जत मिली. और मेरे लिए इट्स मोर देन अ प्रोजेक्ट. आई बिलीव कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ. एंड व्हेन जब आप बिलीव करते हो कि आप लोगों की मदद करते हो तो कर सकते हो, तो आप पे फर्ज बन जाते. एवरी डे जो मैं नहीं कर पाता, आई फील कि आई एम स्टेइंग बिहाइंड, आई एम लैकिंग, आई कैन डू मोर, आई शुड डू मोर. तो मेरी कोशिश है. आफ्टर आई ग्रेजुएटेड मेरा एम था कि मैं 1 से 2 महीने में इसको कंप्लीट कर लूँ, बट दैट डिडंट पैन आउट. तब मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे. अच्छा. जो कि ग्रेजुएशन के बाद नहीं रहे. एंड आई बिलीव कि मैं कल ही काफ़ी हूँ. तो लेकिन नॉट दैट आई वाज होपिंग कि मुझे इदारों से या गवर्नमेंट से या इंस्टीट्यूशन से कोई हेल्प मिलेगी, बट अगर मिल जाती इट वुड हैव बीन गुड. लेकिन अब मैं उसके बाद रिसर्च के लिए दोबारा यूके चला गया. एंड आई वर्कड ऑन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स.
तो इस प्रोजेक्ट का माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक से बहुत गहरा ताल्लुक है। मतलब इसमें और भी फीचर्स ऐड ऑन कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली मैं इसमें फीचर्स ऐड ऑन कर रहा हूँ और उसके लिए मेरी अपनी डिग्री है प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियरिंग ठीक की। है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज ज्यादा करता हूँ। ओके। अब इसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज चाहिए थी, तो बजाय इसके कि मैं इधर उधर निकलता, मैंने कहा मैं भी ये भी खुद ही सीखाता हूँ। ओके। तो मैं गया एंड फॉर द पास्ट 6 मंथ्स मैं इसके ऊपर ही कंटिन्यूस रिसर्च और वर्किंग कर रहा था और मैंने अब अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स की स्किल्स में इक्विप किए ताकि है। मैं आकर इसके ऊपर काम कर सकूं। मतलब आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते, आप सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। नहीं नहीं, आज मैं आपके प्रोग्राम पे आया हूँ। मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ प्रोजेक्ट जिसके लिए हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। शायद कुछ लोगों की ज़िंदगी में हम कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें, हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा उन लोगों को। देखिए, आप हेलन केलर अपने आर्टिकल में लिखती हैं कि यू कैन नॉट, समटाइम्स आई विश दैट एवरीबडी वुड गो ब्लाइंड एंड डेफ फॉर अ व्हाइल, ओनली व्हेन दे आर इन द डार्कनेस दे विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइट। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे ना उस डार्कनेस को, हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते इस लाइट को। तो सब नौजवान, सब इंजीनियर्स जिनकी ख्वाहिश है कि वो कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए, जिनके दिल में एहसास है, आज मैं उनको दावत देता हूँ कि आएँ, वॉलंटियर करें, मेरे साथ काम करें और इंशाल्लाह हम मिलके इस प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़े स्केल पे ले जाएंगे, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं बल्कि दुनिया के सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए भी, एंड नेक्स्ट स्टेप पे पूरी दुनिया के लिए भी है। हाँ। तो मुझे बताइए, इसको अगर आपने मार्केट करना है, मार्केट में लेकर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए और क्या करना है आपने? देखें, इसके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों को अपने साथ इन्वेस्टर्स को लेकर इसकी एक चिप डेवलप करवानी पड़ेगी, प्रॉबेबली मे बी फ्रॉम चाइना, मे बी हम पाकिस्तान में ही करवा पाएं। ठीक है। उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्रेस कर देंगे। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इसे कहते हैं एक प्रोटोटाइप, लेकिन जो फाइनल वर्जन है, हमने अभी टीवी पे उसके जो रेंडर्स दिखाए हैं, जो मैंने 3D सॉफ्टवेयर में बनाए हैं, दैट्स हाउ इट वुड लुक लाइक। अभी ये एक हैट की तरह लगती है लेकिन नॉट सो मच, मगर फाइनली जब ये क्रिएट अपनी प्रोडक्ट में आएगी, इट वुड लुक एग्जैक्टली लाइक अ हैट, ताकि जब आप एनवायरनमेंट में जाएं कोई डिफरेंस ना फील हो कि आपने कुछ यूनिक किया हुआ, कुछ डिफरेंट किया हुआ, आप बिल्कुल ब्लेंड इन कर सकें। तो हमें उस तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली हमें इन्वेस्टर्स की भी जरूरत है, हमें फर्दर रिसर्च डेवलपमेंट थोड़ी सी करने की जरूरत है, इसको फर्दर हमें एक, और डेवलपमेंट के बाद हमें इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा। एनजीओज जो ब्लाइंड लोगों के साथ काम करती हैं। लेकिन अभी जब आपने बनाई अहमद, तब आपने टेस्टिंग की किसी के ऊपर? जी, सबसे पहले तो देखें, इंसान अपने ऊपर जब तक आप ना टेस्ट करो, अपने ऊपर ना काम करो, आप नहीं जान सकते। मैंने अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड किया और मैंने ये कई दिन इसको टेस्ट किया। मैं अपने घर के अंदर टेस्ट किया, मैंने बाहर निकल कर सड़क पे टेस्ट किया, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे, एंड देन मैं गया कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के पास, मैंने उनको दिया और उन्होंने टेस्ट किया। अच्छा, थ्रू आउट जो मैं आपको 1 ईयर बता रहा हूँ उसमें भी इसकी टेस्टिंग होती रही है, टेस्टिंग के थ्रू ही ये बने, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आप टेस्ट करें, आप फेल हो, आप दोबारा ट्राई करें, आप फेल हो, आप दोबारा ट्राई करें, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स के साथ ही एक चीज तक हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी काफी टेस्टिंग की, इट्स ऑलमोस्ट एट द फाइनल टेस्टिंग स्टेजेस। अब हमें इसको कुछ, मतलब है, हमें इसको एक ऐसी फॉर्मेट में लेके आने, हमें अभी हमारे पास एक सैंपल है, वी हैव टू क्रिएट अ फ्यू, हमें 8-10 बना के डिफरेंट एनजीओज को भेजने पड़ेंगे। वो एनजीओज उन लोगों को दें, वो लोग ट्राई आउट करें, वो ट्राई आउट करके 1 महीने तक उसको ट्राई करें, अपना फीडबैक दें, उनके फीडबैक की बेसिस पे हम इसके अंदर फर्दर रिफाइन करें, डेवलपमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें और भी क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड ऑन हो सकती हैं। मोहम्मद अहमद बिन ज़िया हमारे साथ मौजूद थे, स्मार्ट कैप इन्वेंटर है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं, और बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो उम्मीद है, ये ख्वाहिश है कि ये जल्दी पूरी होगी। और हमारी भी यही दरख्वास्त है कि जनाब, अगर आप भी वॉलंटियर करना चाहते हैं तो अहमद के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट में उनका हाथ बटा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम लोग भी उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सके जो डिजर्व करते हैं। और जनाब, अब मुझे आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।